हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है बच्चों सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो फाइनली बच्चों आज हम लोग आपके साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपका 50 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। और इस वीडियो में बच्चों आपके एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को लाइन बाय लाइन हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना होगा क्या आपका? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। मान लो कोई आपके हाथ में मेटल दिया है, नॉन मेटल दिया है, तो कैसे पहचाने कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल? इसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास नकली सोना है, नकली सोना को लेकर आप सोनार की दुकान पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, उसे झट से पकड़ लेगा कि भैया ये तो सोना नकली है, क्योंकि उसको सोने की अच्छी परख होती है। तो मेटल और नॉन मेटल को आपको अच्छे से पढ़ने के लिए बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से परखना पड़ेगा, है ना। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो मेटल की बच्चों जो पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है? मेटल आर लस्ट्रस। मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस। बोलो कि लस्ट्रस का मतलब क्या होता है बच्चों? लस्टर का मतलब होता है शाइनी, चमकदार। तो जितने भी मेटल होते हैं ज्यादातर मेटल कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं? गोल्ड और सिल्वर बच्चों ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं। इनके शाइनी होने की वजह से क्या होता है? इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। देखते हो कि जितनी भी लड़कियां हैं हाँ वो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी ज्यादा पसंद करती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को चमकदार चीजें बहुत पसंद है। गोल्ड और सिल्वर शाइनी होती है, इस वजह से क्या होता है? इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेटल कैसा होता है? चमकदार होता है। अब आइए से दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अगला कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है थीन शीट बनाना, पतली सी चादर बनाना। जैसे मेटल होता है, मान लो कोई लोहा है, लोहे को जब हथौड़े से आप मारते हैं तो क्या होता है? देखते लोहा फैल जाता है, फैलने के बाद एक शीट बना लेता है। तो जब मेटल शीट में कन्वर्ट हो जाता है इसी की प्रॉपर्टी की क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखते हो कि जब मिठाई लेने जाते होंगे, बर्फी हो, गुलाब जामुन हो, छेना हो, उसमें देखते हो सिल्वर की यहाँ पे शीट लगाई जाती है ना, चांदी की परत लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं मिठाई को और अच्छा लुक देता है। ठीक है। तो जो सिल्वर की यहाँ पे शीट लगाई गई है वो किसी वजह से होता है क्योंकि सिल्वर कैसा होता है? मेलिएबल होता है। ऐसे जब आप मान लीजिए जाते हैं बर्गर वगैरह खाते हैं, मम्मी का फोन आ जाता है, बेटा घर आते हुए मेरे लिए भी एक बर्गर पैक करा लेना ना। तो आप देखते हैं बर्गर को क्या करता है? दुकान वाला बर्गर का एल्युमिनियम फॉइल में फोल्ड करके देता है। तो एल्युमिनियम फॉइल क्या है? एल्युमिनियम की पतली सी शीट है, यानी एल्युमिनियम को मेलिएबल करके थीन शीट बनाया जाता है और वो क्या होता है? एल्युमिनियम फॉइल के जगह पे इस्तेमाल होता है। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है बच्चों लोहे की पतली सी शीट बनाना। हाँ, मान लीजिए आपका बोर्ड का पेपर है और पेपर खराब गया, रिजल्ट भी खराब आएगा। खराब रिजल्ट देके आपके पापा क्या करेंगे? वो भी आपको पीट पीट के शीट बना देंगे। हाँ, तो आप शीट बन गए, इसका मतलब आप भी कैसे हो गए? मेलिएबल। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है? पतली सी शीट बनाना। अगली प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है बच्चों मेटल को वायर में कन्वर्ट करना। होता क्या है? जब आप लोग मेटल को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, मेटल को जो आप स्ट्रेच करते हैं बच्चों तो उसकी वायर बन जाती है। तो मेटल को वायर बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में फैक्ट दिया है। क्या फैक्ट है? वह है कि आप अगर 1 ग्राम सोना लोगे, 1 ग्राम गोल्ड से पता कितनी लंबी तार बना सकते हैं? वो है 2 किलोमीटर लंबी वायर। 2 किलोमीटर, सोचिए 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकती है। बहुत ही ज्यादा ये आपका डक्टाइल इन नेचर होता है। तो ये चीज नोट में लिखा है वो क्या है आपका? गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। हाँ, कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे दो मेटल होते हैं जो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं, बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं। यानी गोल्ड और सिल्वर की सबसे पतली सी शीट भी बना सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर की सबसे लंबी तार बना सकते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है? कौन सा आप आंसर लगा के आएंगे? गोल्ड एंड सिल्वर। ओके। अब मेटल की अगली प्रॉपर्टीज क्या है? कह रहे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। हाँ, जितने भी मेटल होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। केमिस्ट्री में हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है उसे चाकू से अगर कट करो तो आसानी से कट ना हो। बर्थडे पे देखते हो केक वगैरह चाकू से आसानी से कट जाता है क्योंकि केक कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। लेकिन लोहे को आप चाकू से काटो हाँ नहीं कट पाएगा ना। तो जितने भी मेटल होते हैं बच्चों ज्यादातर मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं ना। लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं बच्चों वो सॉफ्ट होते हैं। तो कौन कौन से मेटल सॉफ्ट होते हैं? याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 ऐसे मेटल होते हैं जो बच्चों कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इनको हम लोग चाकू की मदद से आसानी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है? कौन याद करोगे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के अंदर। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, जितने भी मेटल होते हैं बच्चों उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। यानी कि मेटल को पिघलाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए।
आपने देखा होगा जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, सारे के सारे बर्तन कैसे होते हैं, मेटल के होते हैं। चाहे कुकर हो गया, चाहे कढ़ाई हो गया, देखते हो कि सारे के सारे बर्तन लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, उनको पिघलाने की ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना। पता चला आपने लोहे की जगह प्लास्टिक के बर्तन लिया है, प्लास्टिक के बर्तन में दाल पकाओगे क्या होगा, हाँ दाल नहीं तो गलेगा नहीं, लेकिन प्लास्टिक पहले ही पिघल जाएगा क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है ना। तो पूछा जाता है कि मेटल के बर्तन जो होते हैं वो मेटल के क्यों बनाए जाते हैं, बोलेगा जितने भी बर्तन है वो मेटल की इसलिए बनाए जाते हैं, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना भी हाई हो, लेकिन हमारे सनी पाजी के सामने कुछ भी नहीं है। ये सनी पाजी क्या कहते हैं, सनी पाजी कहते हैं ना कि ये मजदूर का हाथ है काटिया, ये मजदूर का हाथ है काटिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं बच्चों जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जी हाँ, कौन कौन से मेटल है वो आते हैं गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम बच्चों दो ऐसे मेटल होते हैं जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हाँ, गैलियम को अगर आप अपने हथेली पे लोगे तो हमारे हाथ की गर्मी से, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से वो पिघल जाएगा ना। तो कौन कौन से हैं, गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल होते हैं बच्चों जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आता है कौन सा ऐसा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो कौन है आपका, गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, अगला प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना। कह रहा है कि जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, यानी इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। आपने देखा होगा बच्चों जितने भी वायर होते हैं वो सारे के सारे मेटल के होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल में होता है करंट अच्छे से फ्लो होता है। आपने यहाँ से इसको बैटरी लगाया, बैटरी तार के एक साइड लगाते हैं, देखते हो पूरे के पूरे वायर में करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकता है ना। ऐसे ही बच्चों जो घर में देखे होगा जो बर्तन होता है खाना बनाने के लिए ना, आप नीचे से हीट करते हो बर्गर को से आप नीचे से हीट करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसको हीट करते हो हीट पूरे बॉडी में, पूरे मेटल में जाके फ्लो होता है ना। तो वही कहता है कि जितने भी मेटल होते हैं उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होता है। तो पूछा जाता है कौन से ऐसे मेटल हैं जो अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, वो है कौन आपका, पहला आपका सिल्वर और कॉपर। सिल्वर कॉपर ऐसे दो मेटल होते हैं जो बच्चों जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के ना। इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो सकता है। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है ना, डायग्राम में क्या है, बल्ब है, बैटरी है और यहाँ पे क्या हुआ है, मेटल। ठीक है, आपका मेटल का पीस है। आप देखते हो कि बल्ब को बैटरी के कनेक्शन से जोड़ दिया है और ये इसको मेटल को यहाँ पे लगा दिया है, फिर वायर को और दूसरे को यहाँ पे। देखो ये वायर टच नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेटल में क्या होता है, करंट होता है, फ्लो होता है। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि मेटल में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तभी जाके यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेटल है जो बैड कंडक्टर होता है। वो कौन है, दो ही मेटल है ना, पहला है आपका लेड और दूसरा होता है मरकरी। लेड और मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लेड और मरकरी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं होता है। तो सिल्वर और कॉपर गुड कंडक्टर होते हैं और पीबी और मरकरी, लीड और मरकरी कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर। ये भी आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक है, कौन सा गुड कंडक्टर होता है, कौन सा बैड कंडक्टर होगा, उसको आप लर्न किया जाइए। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगला है कि ऑल मेटल्स ऑफ सॉलिड। जितने भी मेटल होते हैं बच्चों वो सॉलिड होते हैं, चाहे आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, सारे के सारे मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन बच्चों एक लौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, वो कौन सा मेटल है, वो है आपका मरकरी। मरकरी एक लौता ऐसा मेटल है बच्चों जो कैसा होता है, लिक्विड है। हाँ, ये जो डायग्राम है ये आपका मरकरी का डायग्राम है, यहाँ देख सकते हो मरकरी किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। हाँ, तो सारे के सारे मेटल आपके लिक्विड सॉलिड होते हैं, एक लौता मरकरी ऐसा होता है जो कैसा होता है, लिक्विड में। तो ये भी आता है कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो आंसर क्या लिख के आएंगे, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज है वो क्या है आपका, मेटल हैव हाई डेंसिटी। हाँ, जितने भी मेटल होते हैं बच्चों ज्यादातर मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा ना। तो जितने भी मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसकी डेंसिटी कम होती है। वो कौन कौन है आपका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीन ऐसे मेटल है बच्चों जिनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो यहां से भी पूछा जाता है कौन से ऐसे मेटल होते हैं जिसकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों एक्सेप्शन वाले पार्ट होते हैं
एक्सेप्शन वाला पार्ट ही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, उसी को आप अच्छे से एग्जाम्पल को लर्न करके जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मेटल्स आर सोनरस। मेटल कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा जब स्कूल के टाइम पे, अब तो इलेक्ट्रिक बिल आने लगा है, पहले इस तरीके से स्कूल में घंटी लगी होती थी ना। आपने कभी ना कभी तो आपने शरारत किया होगा, लंच के बहाने या किसी और के बहाने जाते हैं और स्कूल में घंटी बजा के भाग जाते हैं। लोगों को लगता है यार छुट्टी हो गया चलो भागो ना। तो स्कूल में जो बच्चों घंटी लगाई जाती है वो मेटल की होते थे ना। क्यों? क्योंकि मेटल को जब हथौड़े से आप मारते हैं तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसी के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनरस ना। ऐसे आपने देखा होगा मंदिर में जो घंटे होते हैं, मंदिर में जो घंटी लगा होता है बच्चों, वो भी मेटल का होता है, क्योंकि मंदिर की घंटी को जब आप बजाते हैं क्या होता है? बहुत दूर तक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसी साउंड प्रोड्यूस करने के प्रॉपर्टीज हम लोग क्या बोलते हैं? सोनरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों प्रॉपर्टीज थी, वो किसकी प्रॉपर्टीज थी? मेटल की प्रॉपर्टीज थी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है? तो देखिए बच्चों, मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है उसकी अपोजिट होता है। जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी उसके अपोजिट होता है। जो मेटल होता है वो चमकदार होता है, नॉन मेटल चमकदार नहीं होता है। मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है ना। सारे प्रॉपर्टीज अपोजिट होते हैं। आइए सबको वन बाय वन समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर नॉन लस्ट्रस। जो बच्चों नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस, यानी इसमें कोई भी चमक नहीं होती। जैसे कोयला है, कोयला क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। क्या कोयला को कभी आपने चमकते हुए देखा है क्या? नहीं ना। तो कोयला क्या है? आपको बच्चों एक तरीके से नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होते हुए कैसे होते हैं? चमकदार नहीं होते। लेकिन कुछ को छोड़ के, कौन कौन है वो? आपका है पहला डायमंड और आयोडीन। बच्चों डायमंड और आयोडीन दोनों के दोनों नॉन मेटल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। ये भी क्या है? एक तरीके का एक्सेप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड क्या है? शाइनी है। इसीलिए डायमंड के शाइनी होने की वजह से देखते हो क्या होता है? जब लोगों की एंगेजमेंट होती है तो एंगेजमेंट रिंग में डायमंड की रिंग पहनाई जाती है। ये डायमंड क्या होता है? एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रीसियस एलिमेंट होता है। इसके अलावा बच्चों ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका आयोडीन के स्ट्रक्चर होता है। आयोडीन जो होता है पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है। ये भी कैसा होता है? शाइनी ना। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं ज्यादातर चमकदार नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो शाइनी होते हैं। वो कौन कौन से? गोल्ड एंड आयोडीन, सॉरी डायमंड एंड आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दे आर नाइदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल ना। ये नहीं मेलिएबल होते हैं, नहीं डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की ना आप शीट बना सकते हैं ना वायर बना सकते हैं। हमने देखा था मेटल को आप हथौड़े से मारेंगे तो मेटल फैल जाता है, तो हम बोलेंगे मेटल कैसा होता है? आपका मेलिएबल और डक्टाइल होता है ना। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है? कोयले को आप हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा? टूट जाता है ना। तो नॉन मेटल क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। इसी के प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हथौड़े से मारा जाए वो टूट जाए ना। तो नॉन मेटल को हथौड़े से मारते हैं तो टूट जाते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन मेटल ना मेलिएबल होता है ना डक्टाइल होता है, बल्कि कैसा होता है? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब उसको हथौड़े मारने पर टूट जाता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर सॉफ्ट। नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, यानी इसको हम लोग आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल होते हैं बच्चों जो हार्ड होते हैं। वो कौन है? वो है आपका डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जो कैसा होता है? हार्ड है ना। क्योंकि डायमंड को आप चाकू से काटना नहीं काटता। आपने सुना भी होगा डायमंड जो होता है वो शीशा काटने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि डायमंड क्या होता है? नेचुरली हार्ड सब्सटेंस माना जाता है। फिर अगली प्रॉपर्टीज है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये बॉयल कर जाएंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलियम, ये जो ऐसे नॉन मेटल है बच्चों जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगेन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल होते हैं जिसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। वो कौन है? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दो ऐसे नॉन मेटल है बच्चों जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी इनको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। आपको ये जानकर हैरत होगी, ये जो डायमंड होता है, हाँ, डायमंड को बच्चों मेल्ट करने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास के टेम्परेचर चाहिए, तब जाके हीरा पिघलता है। सोचो इतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, फिर क्या कह रहा है? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं बच्चों वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी नॉन मेटल में ना अच्छे से हीट फ्लो हो पाता है, नॉन मेटल में ना आपको करंट। आपने देखा प्लास्टिक की चीजों में करंट नहीं मारता, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? आपका नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, ना उसमें हीट फ्लो होता है ना उसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। वो कौन है? आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें करंट फ्लो होता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? आपके पेंसिल की जो लीड होती है उस लीड में ग्रेफाइट पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, देखो बल्ब को बैटरी से जोड़ा हुआ है,
और दूसरे को पेंसिल से जुड़ा हुआ है ना। देखो पेंसिल की मदद से भी, पेंसिल में भी क्या हो रहा है, करंट आ रहा है तब जाके फ्लो हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। आप देखेंगे जो दीवार वाली घड़ी होती है उसमें बैटरी लगा देते हैं, एवरेडी के बैटरी। एवरेडी के बैटरी का जो बच्चों आप तोड़ेंगे ना उसमें रॉड निकलता है, वो भी ग्रेफाइट की रॉड होती है ना। वो भी क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। तो याद रखिएगा जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं ना, उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही फ्लो नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो जितने भी एक्सेप्शन वाले पॉइंट है उसको आप जरूर से लर्न कर लेना, एग्जाम में वही पूछा जाता है। अगर यकीन नहीं हो तो आप पिछले साल के PYQ उठा के देख लीजिएगा। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है, दे आर आइदर सॉलिड और गैस। जितने भी नॉन मेटल होते हैं बच्चों, या तो वो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कार्बन आपका सॉलिड होता है, सल्फर आपका सॉलिड होता है, इसके बाद हेलियम आपका गैस होता है, नियॉन आपका गैस होता है, क्लोरीन आपका गैस होता है। ओके, तो ज्यादातर जो आपके नॉन मेटल है बच्चों वो कैसे होते हैं, या तो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा या तो गैस के फॉर्म में जाएगा। लेकिन एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। जी हाँ, एकलौता ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड है वो कौन है आपका, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर, सुनिए। मेटल में एकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, वो कौन सा है, मरकरी Hg। और नॉन मेटल में इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है वो कौन है, ब्रोमीन। हाँ, मेटल में मरकरी होता है, नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है। दोनों को दोनों किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहां से भी आपको एग्जाम में पूछेगा कौन सा ऐसा मेटल और नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है, तो आप क्या आंसर लिख कर आएंगे, मरकरी एंड ब्रोमीन। अगला यहाँ पे जो इमेज है, इमेज आपको दिख रहा है, दिस इज द इमेज ऑफ ब्रोमीन। और आप देख सकते हैं ब्रोमीन यहाँ किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे नॉन मेटल सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला क्या है, दे हैव लो डेंसिटी। हाँ, नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। दे आर नॉन सोनरस। नॉन सोनरस का मतलब इसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। लकड़ी को आप जब हिट करेंगे आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती है, लेकिन लोहे को जब हिट करते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। वही कह रहा है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, यानी इसमें सही से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये थी बच्चों मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमें पढ़ना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि मेटल कौन कौन से रिएक्शन करता है। तो हमें जो पहला रिएक्शन पढ़ना है वो क्या है आपका, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। यानी कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, यानी उस मेटल में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है बच्चों, कॉपर एक तरह का मेटल होता है। ओके, तो जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CuO। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। आप ये रिएक्शन घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब जब कॉपर की वायर लेंगे ना तो कॉपर की वायर किस कलर की होती है, कॉपर की वायर होती है जो बच्चों ब्राउन कलर का होता है। कॉपर के वायर को अगर आप लाइटर से हीट करेंगे तो देखेंगे वो ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है, कॉपर के वायर को आप जब हीट करते हैं तो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और यही बना जाता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लैक कलर हो जाता है। अब रिएक्शन हुआ कैसे, देखो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी बच्चों 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बनेगा Cu2O2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो क्या बनता है, CO। तो इस तरीके से कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सेम ऐसे बच्चों अल्मोनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये अल्मोनियम ऑक्साइड बनाता है। कैसे, अल्मोनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, इंटरचेंज कर दीजिए वैलेंसी के तो क्या बनेगा, Al2O3। तो इस तरीके से अल्मोनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है आपका सोडियम, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। कैसे, सोडियम की बच्चों वैलेंसी होती है वो हमेशा 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी को इंटरचेंज कर दीजिए तो N2 Na2 सोडियम 2 और O पे 1 नहीं लिखा जाता तो क्या बन जाएगा, Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे बच्चों पोटेशियम का जब रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। सेम वही हाल है, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इनकी वैलेंसी आपस में इंटरचेंज होगी तो क्या बनाएगा, K2O, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड ना। अब इन दोनों के लिए एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है, देखिए बच्चों, कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम इनको कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वही सवाल पूछा जाता है बच्चों कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर स्टोर करके क्यों रखा जाता है। अगर आपने सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर नहीं रखा तो ये क्या करता है, ये एयर से रिएक्शन कर लेते हैं और आग लग जाती है। आपने सुना होगा कि
सोडियम पोटेशियम में आग लग जाती है। कैसे? सोडियम पोटेशियम के बच्चों जो हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसमें आग लग जाती है। तो यही सवाल आता है कि सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको हम लोग आग से बचा सकें, उसको जलने से बचाने के लिए, एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए हमें सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है ना। यहाँ पे देखो सोडियम को खुले में रखा है, देखो कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें आग लग जाती है, बहुत ही भयंकर आग लगता है ना। विग्रस का यहाँ मतलब होता है बहुत ही धमाकेदार ब्लास्ट हो जाता है, उसमें आग भी लग जाता है, इसीलिए इसको सोडियम पोटेशियम क्या होता है, मिट्टी के तेल के अंदर स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात और भी है, वो क्या है आपका, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल होते हैं बच्चों जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, ऑक्सीजन के बिल्कुल भी भाव नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जो सिल्वर और गोल्ड होता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है ना, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वैसे किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला है आपका नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि मेटल और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो पूछा जाता है जो मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर कैसा होता है, इनका मिजाज कैसा होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं, बेसिक। इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक। अगर बेसिक होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा बच्चों तो वो रेड कलर के लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो वही हमें पढ़ना है कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो आप याद रखिएगा जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल में कौन है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। हाँ, जितने भी बच्चों आपके मेटल ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर है। यानी इन लिटमस पेपर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये आपका रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। आपने सुना होगा जो बेस होता है उसका काम क्या होता है, OH माइनस देना ना। तो क्या कि यहाँ पर आपको कहीं भी OH माइनस दिख रहा है? हाँ, क्या इस फार्मूले में कहीं भी OH माइनस दिख रहा है? नहीं ना। जो जहां पर OH माइनस नहीं है तो इसके बावजूद भी ये बेस की तरह काम करते हैं। क्यों? इनको जब मेटल ऑक्साइड को चेक करना हो बेस है कि नहीं तो उसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि बच्चों जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, अल्कली। अल्कली मतलब क्या होता है, बेस बनता है। यानी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हो तब उसके पास क्या आता है, OH माइनस आता है, इसी वजह से बेस की तरह काम करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड खुद बेस नहीं है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या होता है, बेस फॉर्म करता है। अब देखो जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या बनता है, जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हो बच्चों तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी मेटल के पास क्या लग जाता है, OH ना, तो उसकी तरह वो बेस की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखा है कि सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, एक तरीके का मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो आइए देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। सेम ऐसे ही जब हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड लेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके पास भी OH माइनस आयन होता है, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। अगर ये बेस बन गया तो याद रखिएगा रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये वाला आया हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यही आपको नाम और फॉर्मूला लिखना था। अब जाके देखिएगा आया हुआ है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला है आपका, हाँ देखो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों जिनका नेचर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। वो कौन कौन से हैं, वो है आपका पहला अल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा आपका जिंक ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बच्चों ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा कोई मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हो। क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से की प्रॉपर्टीज रखता हो, दोनों से रिएक्शन करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया है कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होता है, यानी कौन एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, वो कौन है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ना। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं कि कैसे ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ना। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक तरीके का एसिड है ना। तो जब अल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह से रिएक्शन करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। हमें क्या पता है कि बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर ना। तो जब अल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा अल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ ऑक्साइड नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा क्लोराइड, ठीक है।
एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, वाटर। और क्या है, सॉल्ट और वाटर ना। तो हमने देखा सॉल्ट और वाटर तभी बनेगा जब सामने वाला क्या होगा, बेस। तो इससे पता चला कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ऐसे जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया और ये क्या होता है आपका, एक तरीके का बेस होता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करता है, ये किसकी तरह बदल जाता है, एसिड की तरह ना। हमें पता है एसिड और बेस मिलेगा, फिर भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 बनाता है, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है और ये क्या है, तरीके का सॉल्ट है। तो हमने देखा कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज रखता हो, दोनों से रिएक्शन करता हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला में क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। हाँ, देखते हैं मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। तो याद रखना बच्चों, जब कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, रिएक्शन एक स्टेप और आगे बढ़ता है। होता क्या है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में डिजॉल्व होते हैं। अगर ऐसा मेटल ऑक्साइड बना जो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मोटी मोटी आपको बात क्या याद रखना है, मोटी मोटी बात ये याद रखना है कि मेटल वाटर से रिएक्शन करके बनाता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या फिर मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस ना। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकता है। मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनाएगा, जो वाटर में सॉल्युबल होगा। मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो अभी इसका एग्जांपल कराऊंगा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे मेटल होते हैं बच्चों जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो पानी के भाप से यानी कि वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कौन कौन से ऐसे मेटल है बच्चों जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 मेटल दिया है। पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है आपका कैल्शियम। 3 ऐसे मेटल है बच्चों जो किसके साथ रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ। आइए देखते हैं क्या बनेगा। देखो सोडियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ना। साथ ही साथ बच्चों इस रिएक्शन में बहुत भयंकर वाला हीट निकलता है, इतना भयंकर हीट निकलता है जो हाइड्रोजन गैस होता है इसमें क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि सोडियम को जब पानी में फेंकते हैं तो सोडियम में आग लग जाता है। इसी पे तो गाना बनाया गया था, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई ना। वो पानी में कोई आग कौन लगाता है, सोडियम के बारे में बात हो रहा था। ठीक है, सोडियम को वाटर में ऐड करते हैं बच्चों, उसमें आग लग जाता है। क्यों आग लग जाता है, क्योंकि इसमें इतना भयंकर वाला हीट निकलता है। इस हीट को निकलने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे जल जाता है। तो वैसे तो लोग कहते हैं कि सोडियम जल रहा है, लेकिन एक्चुअल में सोडियम नहीं, कौन जलता है, हाइड्रोजन जलता है, जिसकी वजह से सोडियम में भी आग लग जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही बच्चों जब पोटेशियम का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ क्या होता है, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में भी क्या होता है, बहुत भयंकर वाला हीट निकलता है। हीट निकलने की वजह से क्या होता है, इस हाइड्रोजन में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से हम बोलेंगे कि भैया पोटेशियम में आग लग गया। तो याद रखना, चाहे वो सोडियम मेटल हो चाहे पोटेशियम मेटल हो, अगर आप पानी में फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, आग लग जाता है। इसका रीजन क्या था मैंने बता दिया। अब देखो बच्चों, कैल्शियम भी आपको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। हाँ, कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इस रिएक्शन में भी हीट निकलता है, लेकिन बच्चों इस हीट जो निकलता है इसके मुकाबले हीट कम होता है। हीट कम होने की वजह से इसमें कोई भी आग नहीं लगता, यानी कैल्शियम को वाटर में ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी आग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि हीट कम होता है। हीट कम होने की वजह से बच्चों हाइड्रोजन गैस होता है उसमें आग नहीं लग पाती, तो वो बचा रहता है। ठीक है, जब आग नहीं लग पाती तो क्या होता है, कैल्शियम जो होता है बच्चों पानी के ऊपर तैरने लगता है। मान लो यहाँ पर आपके पास वाटर है, वाटर में आपने कैल्शियम को ऐड कर दिया तो क्या होगा, कैल्शियम वाटर के ऊपर तैरने लगता है। वही एग्जाम में सवाल आता है, कैल्शियम जो होता है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करता है। होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस होता है ना वो कैल्शियम पे जाके चिपक जाता है। हाइड्रोजन जो गैस होता है बच्चों वो कैल्शियम में जाके स्टिक हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे स्टिक होने की वजह से कैल्शियम जो होता है वो पानी में तैरता है, डूबता नहीं है। आपने सुना भी होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्विमिंग कराने के लिए देखते हो ट्यूब लगाते हैं। तो ट्यूब क्या करता है, ट्यूब में हवा भरी रहती है, ट्यूब बच्चे को पानी में डूबने से बचाते हैं। सेम वही हाथ समझ लो, हाइड्रोजन यहाँ पे ट्यूब की तरह काम कर रहा है। हाइड्रोजन जो होता है कैल्शियम पे जाके चिपक जाता है, कैल्शियम जो होता है पानी में तैरता है। ये भी एग्जाम में सवाल आया है, कैल्शियम पानी में क्यों तैरता है, इसका रीजन यही था। ठीक है, अब देखो
हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ हॉट वाटर। कौन से मेटल होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं? एक ही मेटल दिया है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बच्चों ऐसा मेटल है जो किसके साथ रिएक्शन करेगा? हॉट वाटर के साथ। तो देखो जब मैग्नीशियम को हॉट वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। हाँ, अब क्या इसमें हीट रिलीज होता है? तो जी हाँ, इस प्रोसेस में भी हीट रिलीज होता है। अब हीट तो रिलीज होता है लेकिन हीट बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में हीट रिलीज होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है उसमें भी आग नहीं लग पाता। अब आग नहीं लगेगा क्या होगा? तो मैग्नीशियम को भी जब आप वाटर में ऐड करेंगे वो भी क्या होगा? फ्लोट करने लगेगा। एकदम सेम रीजन ही है। मैग्नीशियम जब जाएगा वाटर में तो होगा क्या? ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ये गैस क्या करेगा? मैग्नीशियम पे जाकर चिपक जाएगा। चिपकने की वजह से क्या होता है? मैग्नीशियम पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए मैग्नीशियम और कैल्शियम को वाटर में ऐड करते हैं तो क्यों फ्लोट करने लगता है? तो आप आंसर में लिख कर आएंगे क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो जाके इनके मेटल के सरफेस पे चिपक जाता है जिसकी वजह से वो तैरने लगता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है रिएक्शन विद स्टीम। कौन कौन से बच्चों ऐसे मेटल होते हैं जो पानी के भाप के साथ रिएक्शन करते हैं? जी हाँ, कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर वेपर यानी H2O किस फॉर्म में होगा? यहाँ पे गैस के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में होगा। तो बच्चों 3 मेटल है, याद रखना। कौन कौन से मेटल है? अल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन। ये 3 ऐसे मेटल होते हैं बच्चों जो इससे रिएक्शन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं। तो देखो जब अल्युमिनियम का रिएक्शन होगा वाटर वेपर के साथ तो क्या बनाता है? अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि अल्युमिनियम क्या करेगा? अल्युमिनियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सेम ही ऐसे आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन सेकंड और थर्ड ऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाँ, तो ये ऐसे मेटल ऑक्साइड है बच्चों जो क्या बनाता है? ये ऐसे मेटल है जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी सारे के सारे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये 4 ऐसे मेटल है बच्चों जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। इनको वाटर में अगर ऐड कर दिया जाए, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे वाटर वेपर हो, कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात नोट करने वाली थी, इसको मैंने बता दिया। अभी और आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब तक बच्चों लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। में पहला प्रॉपर्टी पढ़ना होगा क्या आपकी? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था? मेटल ऑक्साइड। सेम ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। पहले समझो नॉन मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हैं। वो है आपका कार्बन और सल्फर, यही 2 एग्जांपल दिया गया है। कार्बन और सल्फर बच्चों दोनों के दोनों नॉन मेटल होते हैं। आइए देखते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो याद रखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और दोनों के दोनों जो कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ना। अब हमें पढ़ना है कि नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, मिजाज कैसा होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा था। मेटल ऑक्साइड बच्चों बेसिक इन नेचर होते हैं, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपका एसिडिक इन नेचर यानी एसिड की तरह बिहेव करते हैं। यानी इसको वाटर में ऐड किया जाएगा बच्चों तो ये क्या करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। एसिड का काम क्या होता है? ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। इसी वजह से वो किसी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। अब एसिड को काम करने के लिए क्या चाहिए? एसिड तभी कहलाएगा बच्चों जो इसके पास क्या होगा? H+। क्या कहीं पर H+ दिख रहा है क्या? H+ तो नहीं है, इसके बावजूद भी बच्चों को एसिड की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तब जाके वो एसिड बनता है, यानी उसके पास क्या आ जाता है? H+। जहाँ H+ आया वो ब्लू को क्या कर देगा? रेड। वही कह रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं, वो एसिड की तरह बिहेव करता है, इसे नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। हाँ, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा एसिड बनता है? बनता है कार्बोनिक एसिड। ये एसिड कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड। आप देख सकते हो इसके पास भी H+ है, इसके पास भी H+ है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के दोनों आपके वैसे तो एसिड नहीं होते, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक ही नेचर हो जाता है ना। तो ये था आपके मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए बच्चों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? अगला हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। कह रहा है कि जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड।
व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। आइए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सोडियम है बच्चों वो आपका मेटल होता है, क्लोरीन आपका क्या होता है? नॉन मेटल। हाँ, तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NaCl। और हमें पता है कि NaCl क्या होता है? घरों में बच्चों जो हम लोग नमक खाते हैं वही क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है बच्चों? आयनिक कंपाउंड है। क्यों सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है? एग्जाम में सवाल आता है बच्चों कि जो आपका NaCl यानी जो आपका आयनिक कंपाउंड बना है उसका आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? तो देखो इससे पहले जो जो एलिमेंट दिए उनको अलग कर लो। तो इसमें क्या क्या दिया है? सोडियम दिया है और क्या दिया है? क्लोरीन। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब बच्चों देखना है कि सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1। सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जो लास्ट में आता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। होता है क्या बच्चों? होना चाहिए था 2, 8, 8 होना चाहिए था, लेकिन है क्या? 2, 8, 7। यानी 7 से 8 होने के लिए बच्चों इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन को 7 से 8 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दान कर देगा। तो क्या भैया तुमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लो मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको तुम्हें दे दिया। ठीक है, अब होता क्या है? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने? क्लोरीन ने। अब देखो क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो किसने हो गए? 8। तो इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों उस पर आता है प्लस चार्ज। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है? माइनस चार्ज। आपने देखा है उधार देने वाला हमेशा फायदे में होता है इसलिए प्लस है, और उधार लेने वाला हमेशा घाटे में होता है इसलिए क्या है? माइनस है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइए आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अलग है आपका MgCl2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है। तो कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको देखना है मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो मैग्नीशियम के बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो लास्ट में 2 आया, यानी मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे। क्लोरीन के पास बच्चों 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके पास ये भी क्लोरीन है, इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए। तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले को दे देगा और इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को दे देगा ना। तो होगा क्या? मैग्नीशियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक मैग्नीशियम के ले लिया, इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैग्नीशियम के लेके हो जाएगा क्या? मेरे 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ गया कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम पे होगा +2 चार्ज। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो -1, इसने भी लिया है तो क्या? -1 ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। लेकिन होगा क्या? इसी का बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? Mgp2+ है, आप लिख दीजिए Mgp2+। अब देखो यही चीज 2 बार है, ये जो Cl है बच्चों 2 बार है ना। आपको आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -1। अब इसी का आप क्या कर दो? ट्वाइस कर दो। Cl का ट्वाइस मतलब Cl कितनी बार है? 2 बार। तो इस तरीके से बच्चों MgCl2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी गुण होते हैं। देखो जो आपके नमक का, जो घरों में नमक खाते हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, वही प्रॉपर्टीज आपको आयनिक कंपाउंड को भी देखने की मिलेगी। आइए आपको समझाते हैं। देखो पहला कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? दे आर सॉलिड, ब्रिटल एंड हार्ड ना। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एकदम ठोस होते हैं, जमे हुए होते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नमक पानी में घुल जाता है तो आयनिक कंपाउंड भी क्या होता है? पानी में घुल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होते हैं बच्चों जिसमें ये आयनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं हो पाता। वो कौन कौन से हैं? वो है आपका बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन। ये जो आपके सॉल्वेंट है बच्चों, इसमें क्या होता है? आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं?
इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी आयनिक कंपाउंड के बच्चों मेल्ट करने के लिए 1000 से भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी मूंगफली होता है या चना होता है या फिर गेहूँ भुट्टा होता है, मम्मी कहती हैं जाओ इसका दाना भुजवा दो, दाना भुजवाने के लिए जाते हो देखते हो कि जो आंटी जी होती है वो नमक रखी होती हैं, नमक को कढ़ाई में अच्छे से गर्म करके दाने को भूजती हैं। क्यों? क्योंकि नमक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इस वजह से क्या करे ये काम वो अच्छे से कर लेता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाँ, क्यों ज़्यादा होता है आइए समझते हैं। होता है क्या बच्चों, मतलब NaCl में Na पे होता है प्लस चार्ज, Cl पे होता है माइनस चार्ज। जिस तरीके से बच्चों दो मैग्नेट में लगने वाला फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, और अर्थ और हमारे बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे बच्चों प्लस और माइनस में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। होता क्या है, जितना खतरनाक जितना तगड़ा फोर्स होगा, जितना भयंकर बॉन्ड होगा, जितनी गहरी दोस्ती होगी, उस दोस्ती को तोड़ना उसका क्या होगा? मुश्किल होगा ना। उसी पे तो है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। हाँ, तो वही हाल यहाँ पर भी है बच्चों, प्लस और माइनस में बहुत ही तगड़ा वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगने की वजह से बच्चों इनको पिघलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वही कह रहा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें लगने वाला फोर्स बहुत ही तगड़ा होता है, इस वजह से इसको मेल्ट करना में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगली प्रॉपर्टी बच्चों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन क्या कहता है ये समझाते हैं। से मालूम जो बच्चों नमक होता है तीन फॉर्म में होता है। एक तो जो आपका नमक होता है बच्चों वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, एक जो नमक होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, एक जो नमक होता है बच्चों वो एक्वस के फॉर्म में होता है। तीन तरह के नमक एग्जिस्ट करता है। सॉलिड कब होगा? जब ये सूखा होगा, बिल्कुल सूखा होगा तो उसे हम सॉलिड के फॉर्म में बोलेंगे। लिक्विड का मतलब बच्चों मोल्टेन, मोल्टेन के फॉर्म में। मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ लोहा, लोहा अगर पिघला, अरे क्या बोलते हैं इसे, हाँ नमक पिघला हुआ होगा तो उसे लिक्विड के फॉर्म में बोलेंगे। NaCl का एक्वस का मतलब होता है नमक को आपने क्या किया है, पानी में डिसॉल्व कर दिया। तीन तरह से नमक पाए जाते हैं। तो मैं पूछता है कि इसमें कितने करंट फ्लो होता है, किसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो याद रखना बच्चों, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, बल्कि मोल्टेन और एक्वस के फॉर्म में करंट फ्लो होता है। तो वही एग्जाम में सवाल आता है कि आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड के फॉर्म में होता है तो कोई करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन इसमें लिक्विड और मोल्टेन में होता है। क्यों? आइए इसका लॉजिक समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड के फॉर्म में होगा तो उसमें कोई भी बिजली फ्लो नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड के फॉर्म में होगा तो कोई भी करंट नहीं होता। आपने सुना होगा व्हाट इज करंट? करंट का होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। जब तक बच्चों, जब तक चार्ज आपका मूव नहीं करेगा, हाँ, तब तक कोई करंट नहीं होगा। तो होगा क्या, NaCl में बच्चों ये जो चार्ज होते हैं ये चार्ज एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, चार्ज मूव नहीं कर पाते हैं। चार्ज मूव नहीं करते इस वजह से कैसे होते हैं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। वही कहता है कि बिकॉज, क्यों करंट फ्लो नहीं होता है? बिकॉज देयर आयन आर नॉट फ्री टू मूव। जो इनके आयन होते हैं बच्चों वो फ्रीली मूव नहीं करते, इस वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अगला क्या लिखा है कि बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन और एक्वस फॉर्म। कह रहा है कि या तो मोल्टेन के फॉर्म में या तो एक्वस के फॉर्म में इसमें करंट फ्लो होता है। क्यों होता है? बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव ना। जब ये बच्चों पानी में ऐड कर दोगे तो Na पे आता है प्लस चार्ज, Cl पे आता है माइनस चार्ज। हाँ, और चार्ज कैसे होते हैं बच्चों? बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। हाँ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ में किधर चला, तो फ्रीली मूव करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, डायग्राम को भी समझ लीजिए। इसमें देखो क्या कह रहा है, इस वाटर में बच्चों हम लोगों ने क्या डिजोल्व कर दिया है? NaCl। हाँ, नमक को जैसे पानी में घोलोगे तो क्या होगा? Na पे प्लस आएगा, Cl पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। जैसे ही सॉल्यूशन में चार्ज आ गया तो चार्ज आने की वजह से बच्चों इसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से बल्ब क्या होता है? ग्लो होने लगता है। तो एग्जाम में सवाल आया है कि सॉलिड के फॉर्म में करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन लिक्विड और मोल्टेन के फॉर्म में होता है। सारा का सारा रीजन है चार्ज। चार्ज फ्री होगा तो करंट फ्लो होगा, चार्ज फ्री नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक पढ़ता है बच्चों, मिनरल क्या होता है? व्हाट मिनरल। मिनरल क्या होता है? देखिए, मिनरल बच्चों ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो हमारे जमीन के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, जमीन के अंदर जो भी कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। व्हाट इज मिनरल? कह रहे हैं कि नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो हमारे धरती के अंदर पाए जाते हैं ऐसे कोई भी सब्सटेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। अब मिनरल की खास बात क्या होती है बच्चों? इसमें कुछ
अमाउंट में क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें थोड़ा बहुत मेटल पाया जाता है और वो धरती के अंदर मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है आइए अभी समझते हैं। उससे पहले हमें देख लेते हैं बच्चों और क्या होता है, व्हाट इज और। देखो जो मिनरल होता है बच्चों उसी का नाम क्या रखा है, और ना। जो मिनरल है वही क्या होता है, और। दोनों बराबर है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो डिफरेंस क्या है, देखो वाटर ओर्स कह रहा है कि मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। कह रहा है कि ऐसा कोई भी मिनरल बच्चों जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेटल पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। कोई भी ऐसा मिनरल जिसमें ज्यादा अमाउंट में मेटल पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। एग्जांपल क्या क्या है और के, देखो जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड में कौन सा मेटल पाया जाएगा, जिंक पाया जाता है। कॉपर ग्लेंस में कॉपर पाया जाता है। सिनेबार में मरकरी पाया जाता है। हेमेटाइट में आयरन पाया जाता है और कैलामाइन में जिंक पाया जाता है। ये बच्चों ये आपका सल्फाइड का और है, ये आपका कार्बोनेट का और है, ये आपका ऑक्साइड का और है। तो जितनी भी और है बच्चों आप देख सकते हैं उस और में थोड़ा बहुत क्या होता है, मेटल पाया जाता है। तो ऐसा कोई भी बच्चों आपका और जिसमें मेटल पाया जाता है, ऐसा कोई भी मिनरल जिसमें मेटल पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और का नाम देते हैं। ये क्या है, आपके सारे के सारे आपके ओर्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो जो और का एग्जांपल है समझ लो वही आपका मिनरल का भी एग्जांपल है। बस मेटल ज्यादा होगा तो और बोलोगे, कम होगा तो मिनरल बोलोगे। ठीक है, अब देखो अगला टर्म आता है गेंगू। मैं इसे प्यार से गंगू तेली बोलता हूँ। गेंगू क्या होता है बच्चों, तो होता क्या है, ये मिनरल और कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। जमीन के अंदर से जब आप मिनरल को निकालेंगे, ओर्स को निकालेंगे तो क्या होगा, उसके साथ धूल मिट्टी कंकड़ बालू यही सब आएगा। तो जमीन के अंदर बच्चों जो सैंड क्ले सॉइल वगैरह होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेंगू बोलते हैं। वही कह रहा है कि ओर्स में जो अनवांटेड इंप्योरिटीज पाए जाते हैं, जो चीज हमें जरूरत नहीं है, मिट्टी क्ले सॉइल ये सब कैसे होते हैं, गेंगू में होते हैं। ठीक है, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमें पढ़ना है बच्चों मेटलर्जी क्या होता है, व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है बच्चों, केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग मेटल को अलग करना सीखते हैं। होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने जितने भी आपके ओर है, इस ओर में से क्या होता है, जिंक सल्फाइड में से जिंक को हम लोग कैसे अलग करेंगे, जिंक कार्बोनेट में से जिंक को कैसे अलग करेंगे। इस ओर में से मेटल को निकालने का जो काम होता है वही क्या होता है, मेटलर्जी होता है। व्हाट इज मेटलर्जी, कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर में से मेटल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। मेटल को निकालने के बाद बच्चों उसकी रिफाइनिंग भी करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब उसे प्यूरिफाई भी करते हैं। तो मेटल को ओर में से निकालना, उसे प्यूरिफाई करना, उसे शुद्ध बनाना, ये जो प्रोसेस होता है बच्चों वही क्या होता है, मेटलर्जी होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे वो क्या आपका अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस का मतलब होता है बच्चों पाया जाना। मेटल कहाँ कहाँ पाया जाता है, हाँ मेटल दो जगह पाया जाता है। पहला मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, धरती के अंदर पाया जाता है। दूसरा समुद्र के अंदर, दो जगह मेटल पाया जाता है। मेटल कभी भी हवा में नहीं पाया जाता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, आप घूमने टहलने निकले और हवा में लोहा था, लोहे से टकरा गए ना। तो मेटल कभी भी बच्चों एयर में नहीं पाया जाता। मेटल दो ही जगह पाया जाता है, पहला अर्थ क्रस्ट और सी वाटर। धरती के अंदर कैसे पाया जाता है, देखो यहाँ पे जितने भी आपके जिंक ब्लेंड है, कॉपर ग्लेंस है, सिनेबार है, हेमेटाइट ना, ये सब जितने भी एग्जांपल है बच्चों, इस जमीन के अंदर ये सब आपके मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में समुद्र के अंदर क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। नमक बोले तो क्या, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में बच्चों क्या है, सोडियम है। सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल बच्चों या तो धरती के अंदर पाए जाएंगे या तो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, दो जगह पाए जाते हैं। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में। देखो मेटल जो होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं बच्चों जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो मीडियम में रिएक्टिविटी होते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ही भयंकर रिएक्टिव होते हैं। कैसे पता चलेगा, देखो आपने वो वाला टेबल तो पढ़ा ही होगा, क्या था, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार, आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। देखो ये जो बच्चों, ये जो ऊपर के जो मेटल होते हैं बच्चों बहुत ही भयंकर रिएक्टिविटी होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब जिंक से लेके बच्चों ये जो आपके लीड तक होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक तरीके से लो रिएक्टिव, मीडियम वाले होते हैं, मीडियम रिएक्टिव। ठीक है, और जो इसके नीचे वाले आते हैं वो कैसे होते हैं, लो रिएक्टिव। तो मेटल को तीन हिस्सों में बांटा गया है, लो मीडियम और हाई मेटल को तीन हिस्सों में बांटा गया। अब आइए देखते हैं बच्चों ऐसे मेटल जो कैसे होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हमारे धरती के अंदर किस तरह से पाए जाते हैं। तो पहले समझो लो रिएक्टिव में कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और कॉपर। ये चार ऐसे मेटल है बच्चों जो कैसे आते हैं, लो रिएक्टिविटी में। और जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं वो हमारे धरती के अंदर कैसे पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं।
नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अनकम्बाइंड। कैसा? अनकम्बाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, कहा जाता है कि जो मेटल होते हैं बच्चों वो प्योर फॉर्म में, जैसे सोना है, अब सुना होगा किसी जमीन के अंदर से सोना निकला, और सोना जब भी निकलता है बच्चों प्योर फॉर्म में होता है ना। तो जब भी कोई मेटल प्योर फॉर्म में पाया जाता है उसे बोलोगे क्या है? फ्री स्टेट में ना। तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और कॉपर ऐसे मेटल होते हैं जो बच्चों फ्री स्टेट में, प्योर स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर बच्चों कॉपर और सिल्वर है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में, यानी किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके रहते हैं। कंबाइन किसके साथ कंबाइन करना पसंद करते हैं? या तो सल्फाइड के साथ या तो ऑक्साइड के साथ, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के साथ ये लोग कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कॉपर किसके साथ कंबाइन किया है? सल्फर के साथ। कॉपर ऑक्सीजन के साथ, सिल्वर सल्फर के साथ, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ। वही कह रहा है कि कॉपर और सिल्वर जो होता है वो सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो गोल्ड और प्लेटिनम, ये दो ऐसे मेटल होते हैं हमेशा कैसे पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है? वो कौन है आपका? गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। और सिल्वर और कॉपर जो होते हैं बच्चों को कम्बाइनेशन में पाए जाते हैं। ये तो था किसके बारे में? जो कम रिएक्टिव होते हैं। अब आइए देखते हैं जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कौन कौन से हैं जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं? वो जिंक, आयरन, लीड, मैग्नीज, ये सब जो मेटल होते हैं बच्चों मीडियम रिएक्टिव होते हैं, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना बहुत ही कम। अब ये किस फॉर्म में पाया जाता है हमारे जमीन के अंदर? ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, यानी किसी के ना किसी के साथ ये रिएक्शन करके जुड़े हुए रहते हैं। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हर जमीन के अंदर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? या तो ऑक्साइड के फॉर्म में, या तो सल्फाइड के फॉर्म में, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में। जैसे जिंक क्या है? सल्फाइड के फॉर्म में है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है, मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म में, आयरन ऑक्सीजन के फॉर्म में। ये जितने भी मेटल है बच्चों लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ये सल्फर, कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना पसंद करते हैं, इन्हीं के साथ पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे मेटल है जो बच्चों हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं। कहना है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहीं पे मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कैसे होते हैं? हाई रिएक्टिविटी वाले। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सब कैसे होते हैं? हाई रिएक्टिविटी वाले। हाई रिएक्टिविटी वाले जमीन के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों? कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड का मतलब ये भी किसी न किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कौन किसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं? ऑक्साइड के साथ, सल्फाइड के साथ, क्लोराइड के साथ और कार्बोनेट के साथ। सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में है, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, मैग्नीशियम क्या है? सल्फाइड के फॉर्म में। तो इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो जो आपके लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं यही ऐसे मेटल होते हैं जो बच्चों फ्री स्टेट में होते हैं, जो किसी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो आपके मीडियम और हाई वाले होते हैं वो हमेशा कंबाइनेशन में पाए जाते हैं, किसी न किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि ये जितने भी आपके पास ये जो मेटल है ना, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड है बच्चों ना, इसमें से जिंक को कैसे अलग कर सकते हैं? कॉपर सल्फाइड है, इसमें कॉपर को कैसे अलग कर सकते हैं? ठीक है, तो किसी और में से किसी मेटल को अलग कैसे किया जाता है, आइए उसके प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है ये देखिए, कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। कह रहा है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे वाले मेटल होते हैं उनको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो किन किन मेटल को हमें अलग करना है? हमें बच्चों Cu2S में से क्या करना है? कॉपर को कैसे अलग करते हैं ये सीखना है। और HgS में से बच्चों मरकरी को कैसे अलग करना है तो ये देखना। तो कॉपर सल्फाइड और में से कॉपर को अलग करना है, सल्फाइड और में से मरकरी को अलग करना है। आइए देखते हैं मरकरी और कॉपर को हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों याद करो, कोई भी ऐसा मेटल जो बच्चों किस फॉर्म में होगा? सल्फाइड के फॉर्म में होगा। हाँ, तो सल्फाइड और होगा तो बच्चों से क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। जब मान लो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड है, इस सल्फाइड में से ऑक्सीजन को कॉपर को अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोस्ट करेगा। तो सल्फाइड ओर को रोस्ट करोगे। रोस्टिंग का मतलब क्या है? जब किसी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। तो सल्फाइड को रोस्ट करोगे बच्चों तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। अब जैसे ही ऑक्साइड बना उसको सिंपली हीट कर दोगे तो क्या होगा? मेटल आपका मिलकर तैयार हो गया। यानी सल्फाइड का रोस्टिंग करोगे फिर हीट करोगे तो मेटल मिल जाएगा। आइए आपको एग्जांपल की मदद समझाते हैं तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है बच्चों, HgS में से Hg को अलग करना है, सिनेबार में से मरकरी को अलग करना है। तो कैसे? पहले देखो ये किस फॉर्म में है? सल्फाइड के फॉर्म में है कि नहीं? तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो सबसे पहले रोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सल्फाइड के फॉर्म में है तो इसका रोस्टिंग करोगे, यानी इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे। याद रखिएगा, जब भी
सल्फाइड का रोस्टिंग करते हो तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे बच्चों तो सल्फर हट के क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। और ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब हम लोग सल्फाइड का रोस्ट करेंगे ऑक्साइड बन जाएगा। अब जैसे ऑक्साइड बन गया तो क्या करना है, आपको हीट करना है। अब जो HgO बना है बच्चों, इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। जैसे आप ऑक्साइड और को हीट करोगे, यहाँ से क्या होगा, मरकरी अलग ऑक्सीजन अलग, मरकरी अलग ऑक्सीजन अलग। हाँ, तो रोस्टिंग करना होगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हीट करेंगे तो आपका मरकरी जो होगा प्योर फॉर्म में मिलके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग Hg को सेपरेट आउट करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि सीने बार में से मरकरी को अलग करना है, उसके स्टेप्स लिखिए। तो 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। ऐसे ही कॉपर के लिए भी आता है, उसको भी देख लो। हाँ, कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2s, कॉपर ग्लेंस में से कॉपर को अलग करना है। ये भी किस फॉर्म में है बच्चों, सल्फाइड के फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल सल्फाइड के फॉर्म में होगा उसको क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे, ठीक है। तो कॉपर ग्लेंस को रोस्ट करोगे, इसका मतलब कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सल्फाइड से क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। अभी देख लीजिए सेम यही में हुआ था ना, यहाँ पे देखिए सल्फाइड से क्या बन गया, तो ऑक्साइड, सल्फर हट के ऑक्सीजन लग गया था। सेम हाल यहाँ पर भी है, सल्फर हट के क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, और सल्फर ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जो बच्चों कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बना है, अब क्या करें, इसी को आपको यहाँ लिख देना है। कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड क्या होता है, इसको आप हीट करेंगे तो होता क्या बच्चों, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को हीट करते हैं तो थोड़ा बहुत ये रह जाता है, थोड़ा बहुत कॉपर ग्लेंस रह जाता है। इन दोनों का रिएक्शन होता है तो कॉपर और ये कॉपर आपस में मिलके कॉपर अलग हो जाता है, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, सल्फाइड का रोस्टिंग करेंगे फिर जो बनेगा उसको सिंपली हीट कर दोगे तो मेटल आपका तैयार हो जाता है। तो कॉपर वाला भी एग्जाम में आया हुआ है और मरकरी वाला भी आया है, कैसे अलग करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बच्चों जो मिडल में आते हैं ना, इन मेटल को कैसे अलग कर सकते हैं। तो कौन कौन से मिडल में हमें देखना है, पहला देखना है बच्चों आपका वो है जिंक, दूसरा है आपका आयरन, ठीक है। इन दोनों को कैसे अलग करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपका लो रिएक्टिविटी वाला होगा तो सल्फाइड को रोस्ट करोगे ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड की हीट करोगे मेटल तैयार। लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंस है, देखिए सल्फाइड को रोस्ट करोगे ऑक्साइड बनेगा, होगा क्या, ऑक्साइड को अब क्या करना पड़ेगा, हीट करने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, या तो कार्बन या तो एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन कराना पड़ेगा। सुन लीजिए फिर से, सल्फाइड को रोस्ट करोगे ऑक्साइड बनेगा। अब जो बच्चों जो मेटल ऑक्साइड बना है उसको अलग करने के लिए कॉपर या एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे तब जाके मेटल मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मान लो अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में नहीं है बल्कि कार्बोनेट यानी कि CO3 के फॉर्म में हुआ है तो उसे क्या कराना पड़ेगा, कैल्सिनेशन कराना पड़ेगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, जब किसी कार्बोनेट ओर को आप हीट करोगे बिना ऑक्सीजन के, सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो रोस्टिंग कहलाता है, कार्बोनेट को बिना ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड का रोस्टिंग होता है बच्चों और कार्बोनेट का कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट का जब कैल्सिनेशन करोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे ही मेटल ऑक्साइड बन गया, कार्बन या एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल आपका तैयार हो जाता है। आइए इन दोनों का मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं तब अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा। हाँ, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnS ना, जिंक सल्फाइड में से बच्चों जिंक को अलग करना है ना। अब देखो क्या होता है, जिंक सल्फाइड किस फॉर्म में है, सल्फाइड के फॉर्म में है। तो देखो होता क्या है, जब आपका सल्फाइड ओर दिया होगा तो क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग मतलब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सल्फाइड को रोस्ट करोगे तो सल्फाइड से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऑक्साइड बना तो होगा क्या, आगे देखिए। जैसे बच्चों ऑक्साइड बना, अब इसका हमें क्या कराना पड़ेगा, कार्बन के साथ रिडक्शन कराना पड़ेगा। अब होगा क्या, कार्बन जो है ऑक्सीजन को भगा ले जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन को भगा ले जाएगा तो क्या बनेगा, CO बनेगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जिंक बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया ना। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो सल्फाइड को हमने रोस्ट किया, ऑक्साइड बना। जैसे ऑक्साइड बना बच्चों, उसको हमने कार्बन से रिएक्शन कराया, कार्बन ऑक्सीजन को लेके गायब, क्या बना, जिंक। यहाँ से जिंक क्या हो गया आपका, सेपरेट आउट हो गया। तो इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया कि एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम ZnCO3, जिंक कार्बोनेट में से आपको जिंक को अलग करना है, तब कैसे अलग करोगे। तो देखो सल्फाइड दिया था, रोस्टिंग कर रहे थे, कार्बोनेट दिया है तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन ना। तो कैल्सिनेशन का मतलब सिंपली आपको इसको क्या कर दो, हीट कर दो। तो कार्बोनेट को बच्चों जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। जिंक कार्बोनेट को हीट करते हो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अब बच्चों जैसे जिंक ऑक्साइड बन गया, उसका रिडक्शन करा दो कार्बन के साथ,
जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन कराओगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, CO बनाएगा और जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो उसे हीट करोगे ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो उसका रोस्टिंग करोगे तब जाके ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड बन गया तो ऑक्साइड का प्रोसेस सेम है, एक बार ऑक्साइड बन गया कार्बन से रिएक्शन करा तो मेटल आपका अलग हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बच्चों वो एक्सट्रैक्शन ऑफ Mn फ्रॉम MnO2। MnO2 में से Mn को अलग करना है तो बहुत ही आसान है। हाँ देखो यहाँ पे एक इस फॉर्म में ऑक्साइड के फॉर्म में है, हमने कहा था ऑक्साइड के फॉर्म में होगा या तो कार्बन से रिडक्शन करा गया तो एल्युमिनियम से। तो होता क्या है, ये जो कंपाउंड होते हैं बच्चों रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम से रिडक्शन कराते हैं। तो होगा क्या, MnO2 का एल्युमिनियम से रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और Mn क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। हाँ, अब इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है बच्चों, जब हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे जो आपको रिएक्शन होता है बहुत ही भयंकर इसमें हीट निकलता है। यानी रिएक्शन कैसा आपका बच्चों, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे बहुत ज्यादा हीट निकलता है। इतना भयंकर हीट निकलता है कि जो आपका मैग्नीज होता है बच्चों पिघल जाता है, पिघलने की वजह से वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। सेम ऐसे ही बच्चों जब हम लोग आयरन ऑक्साइड में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, Fe2O3 में से आयरन को कैसे करेंगे, सेम जैसे इसको किए थे सेम हाल इसमें भी है। फेरिक ऑक्साइड में से हमें आयरन को अलग करना है, इसका रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और यहाँ से आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन में इतना तगड़ा हीट निकलता है कि लोहा क्या होता है बच्चों, पिघल जाता है। ये जो रिएक्शन है कहाँ पे इस्तेमाल होता है, देखते हैं लोहे वगैरह कहीं पे आपका बाइक का स्टैंड टूट गया या दरवाजे का होल्ड करने वाला टूट गया तो क्या होता है, कहते हैं इसको जाके वेल्डिंग करवा दो। तो वेल्डिंग में बच्चे यही रिएक्शन इस्तेमाल होता है। मान लो कोई लोहा है, लोहे को बीच में से क्या हो गया, क्रैक हो गया, लोहा बीच में से क्रैक हो गया। अब क्या होता है, जब एल्युमिनियम का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो जो आयरन मिलता है किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। ये जो आयरन है यहाँ पे जाके वो फिल कर लेता है, फिल करने की वजह से लोहा क्या होता है, जुड़ जाता है। पूछा एग्जाम में कि जो रिएक्शन होता है बच्चों कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने दोनों रिएक्शन लिखे हैं, ये रिएक्शन का नाम क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन। क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, याद करो, जब किसी मेटल ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन कराते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। क्योंकि बच्चों इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इसके टाइप का रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, एल्युमिनियम Mn को डिस्प्लेस कर रहा है, एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। जब एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तीनों पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं तो इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब रिएक्शन कहाँ पे सवाल होता है, इसमें लिखा है कि जॉइनिंग रेलवे ट्रैक। हाँ, जो रेलवे ट्रैक कहीं कहीं से क्रैक होता है बच्चों, वो क्या होता है, ज्वाइन करने में इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में मैंने बता दिया। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, मेरा है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों जो सबसे ऊपर वाले मेटल होते हैं उनको क्या करना है, अलग करना है। हाँ, एग्जांपल में कौन है, एग्जांपल में आपका सोडियम, यानी कि NaCl में से Na को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि ये जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं मीडियम वाले को, इनको हमने क्या किया, एल्युमिनियम से रिएक्शन कराया, मेटल अलग हो गया। लेकिन बच्चों जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, अगर इनका कार्बन या एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन कराओगे तो इनका रिएक्शन ही नहीं होता। यानी कि सोडियम ऑक्साइड में से अगर आप चाहते हैं कि सोडियम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम अलग हो जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है जो आपके हाई रिएक्टिविटी वाले ऑक्साइड होते हैं बच्चों, उनको हम लोग कार्बन की मदद से क्यों रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर दिखा है, बिकॉज सोडियम हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। बच्चों जो सोडियम होता है उसका जो ऑक्सीजन से लगाव होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कहने का ये मतलब है बच्चों कि सोडियम का ऑक्सीजन से जो दोस्ती होता है, जो बॉन्डिंग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग होने की वजह से बच्चों कार्बन जो होता है इसका बाल ही बाका नहीं कर पाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड में से सोडियम को अलग नहीं कर सकते कार्बन से, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आपका ऑक्सीजन से बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तब अब ना कार्बन से ये अलग हो रहा है ना एल्युमिनियम से अलग हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा बच्चों बिजली का झटका। तो जी हाँ, जो आपके हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, जो सबसे ऊपर वाले मेटल होते हैं, उनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजली का झटका देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली की झटके की मदद से उनको अलग कर सकते हैं। वही कह रहा है कि NaCl में से हमें Na को अलग करना है। हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल को हमें अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजली का झटका
झटका। यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में से हमें क्या करना है, सोडियम को अलग करना है। सोडियम क्लोराइड में से इसको अलग करेंगे तो उसमें निकालेंगे बिजली का झटका। जैसे NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बच्चों, यहाँ से टूट जाता है, टूटने की वजह से सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग। फिर सवाल पूछता है सोडियम कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, सोडियम कैथोड पे जाके कलेक्ट होता है, क्लोरीन कहाँ पे जाके होता है, एनोड पे जाके कलेक्ट होता है। तो ये फिर रिएक्शन आपके एग्जाम में आया हुआ है, रिएक्शन को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल अब होता क्या है, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे सोडियम को अलग किया है, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, आयरन को अलग किया है, मैग्नीज को अलग किया है ना। तो इस प्रोसेस में हम लोग जितने भी मेटल को अलग करते हैं उसको हम लोग क्या करना है, आपका रिफाइन करना है। यानी जमीन के अंदर से हमने पहले ओर निकाला, ओर में से मेटल को निकाला, क्या करना है, मेटल को आपको रिफाइन करना है, प्योर करना है। तो क्या कैसे करेंगे, देखो मेटल को बच्चों जो प्योर बनाना होगा उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की वजह से क्या होता है, किसी भी मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और हमें सिलेबस में किसको प्यूरिफाई करना है, कॉपर को हमें प्यूरिफाई करना है। अब इसके बारे में कहा है, थोड़ा समझ लो इसको भी। देखिए अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, कहा गया कॉपर वाला केस। हाँ, हमने देखा था कि Cu2S में से हमने क्या किया था, कॉपर को अलग किया था। इस प्रोसेस में बच्चों हमने कॉपर को अलग किया था। जो कॉपर होता है बच्चों किस फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है, और हमें इसी को क्या करना है, प्योर करना है। तो इम्प्योर कॉपर को प्योर कैसे बनाते हैं, प्रोसेस का नाम क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आइए देखते हैं कि हम लोग कॉपर को किस तरीके से प्योर करते हैं, इसे बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो देखो होता क्या है, देखो आपको पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। आइए डायग्राम को समझाते हैं। देखो बच्चों, आपको लेना पड़ेगा कंटेनर ना, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में लेने के बाद बच्चों हमें क्या लेना है, एक रॉड लेना है, उसका नाम हम क्या रखेंगे, एनोड, और दूसरा नाम रॉड लेना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। और यही आपको देखना है एनोड और कैथोड किससे मिलकर बनाया जाता है। अब समझो, जो एनोड होता है बच्चों वो किससे मिलकर बनाया जाता है, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। ये जो एनोड है बच्चों, ये जो एनोड का रॉड देख रहे हो किससे मिलकर बनाया जाता है, इम्प्योर कॉपर से मिलकर बनाया जाता है। और जो कैथोड होता है वो क्या होता है आपका, प्योर कॉपर। कैथोड क्या होता है, प्योर कॉपर। तो वही कह रहा है कि एनोड जो होता है वो इम्प्योर कॉपर होता है, कैथोड कैसा होता है आपका, प्योर कॉपर, ठीक है। तो आपने क्या किया, ले लिया कंटेनर, कंटेनर में क्या ले लिया, एक हमने लिया इलेक्ट्रोड किसका, इम्प्योर कॉपर का, एक रॉड ले लिया किसका, प्योर कॉपर का। इम्प्योर कॉपर का नाम एनोड था, प्योर कॉपर का नाम कैथोड था। अब देख लो यहाँ पे नीला नीला सॉल्यूशन है ना। ये सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ये सॉल्यूशन होता है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमें सॉल्यूशन लेना है। तो जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होता है उसी मेटल का आप सॉल्यूशन लेंगे। तो इसमें बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, ये जो आपका सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन का नाम क्या रखा है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी CuSO4 का हम इसमें सॉल्यूशन लेते हैं। अब होता क्या है, आइए उसको हम लोग समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं। देखो हुआ क्या, तो देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका किससे मिलके बना है, पूरा का पूरा कॉपर से मिलके बना है। होता क्या बच्चों, कॉपर की रॉड को सॉल्यूशन में डिप करते हो, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर डिसॉल्व होता है। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, रॉड से निकल के कॉपर कहाँ पे आएगा, सॉल्यूशन में, किस फॉर्म में, Cu2+ के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे इस रॉड पे है, इस कॉपर पे है प्लस चार्ज, और इस रॉड पे क्या होता है, माइनस चार्ज। होता है क्या, कॉपर जो सॉल्यूशन है, ये रॉड में से कॉपर निकल कर आते हैं, इस रॉड पे चिपक जाते हैं। रिएक्शन क्या होता है, देखिए कह रहा है कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम लोग करंट को पास करते हैं तो क्या होता है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट कॉपर फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। कह रहा है कि जब इसमें हम लोग बच्चों बैटरी को करंट को पास करते हैं तो एनोड में से जो कॉपर होता है कहाँ मिल जाता है, सॉल्यूशन में। वही बात कह रहा है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, देखिए एनोड पे क्या होता है, देखो जो कॉपर होता है, रॉड का जो कॉपर होता है ये सॉल्यूशन में जाता है। रॉड का कॉपर सॉल्यूशन में किस फॉर्म में जाता है, Cu2+ का। तो रॉड का कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा Cu2+ के फॉर्म में, और ये क्या साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। उसके अलावा जितने सॉल्यूशन में कॉपर होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो कॉपर होता है वो कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो क्या रिएक्शन होता है, देखो बच्चों होता क्या है, सॉल्यूशन का जो Cu2+ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कहाँ जाता है, कॉपर। ये कॉपर कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बच्चों, कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है। यानी बेसिकली कॉपर जो जाता है Cu2+ में, तो इसका जो प्रोडक्ट है इसका रिएक्टेंट हो जाता है, इसका जो रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं। हमारा काम क्या था, हमारा काम था इसमें से जितनी भी कॉपर था सब कॉपर इम्प्योर में से कहाँ पे चला जाए, प्योर के फॉर्म में। अब देखो इस कॉपर जब से यहाँ से निकलेगा, इसमें से बच्चों कुछ क्या होता है, इम्प्योरिटी भी निकलता है। इसी इम्प्योरिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्योरिटी के एनोड मड का नाम देते हैं। ये एनोड के नीचे पाए जाते हैं, इसका नाम क्या है, एनोड मड का इसको नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज है उसका एनोड बट का नाम दिया जाता है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका क्या, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों? कोरोजन का मतलब होता है लोहे का खराब हो जाना, लोहे में जंग लग जाना। देखते हो गए नया नया कूलर वगैरह आता है तो क्या होता है, कूलर एक समय के बाद खराब हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ इटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड ना। कोई भी मेटल, हाँ, मेटल पर जब बच्चों एयर, मॉइस्चर और एसिड जब अटैक करता है तो उसी का प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब 3 एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, वो कोरोजन का एग्जांपल आइए आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा, अगर आपकी मम्मी के पास सिल्वर की पायल होगी, देखोगे सिल्वर का पायल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद देखते हो काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है? कहीं ना कहीं सिल्वर का वहां पे कोरोजन हो गया। होता क्या बच्चों, सिल्वर जो होता है ये हमारे एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे देख लो जो चम्मच है बच्चों, हाँ, जो स्पून है किसका मिलकर बना है, सिल्वर का स्पून है, लेकिन कुछ समय बाद देखो ये कैसा हो गया है, ब्लैक हो गया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें सिल्वर का कोरोजन हो जाता है। तो जब भी सिल्वर कोरोजन होता है बच्चों, जो ब्लैक हो जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो क्या फॉर्म करता है, बताइएगा। सिल्वर सल्फाइड बनता है, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ऐसे बच्चों जब कॉपर का कोरोजन होता है तो क्या होता है, देखिए ये आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना। देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बच्चों जो शुरू में था किसका बनाया गया था, कॉपर का बनाया गया था। और कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। लेकिन आज के समय पे जब गूगल पे सर्च करोगे तो उसका इमेज ऐसा आता है कि कॉपर ब्राउन कलर से ये ब्लू ग्रीन कलर में कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोरोजन हुआ है। होता क्या है बच्चों, कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, लेकिन क्या होता है, जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट का मतलब यहाँ बच्चों होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन। वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद बच्चों बनाते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसके फॉर्मेशन की वजह से बच्चों ब्राउन से कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का यानी कॉपर का क्या हो गया, कोरोजन हो गया। तो इसका चलता फिरता एग्जांपल है। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है यहाँ पे आयरन। यहाँ पे आयरन है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, समझिए कि आयरन का कोरोजन कैसे होता है। आपने देखोगे लोहे वाले सामान को जब आप नमी वाले जगह पर रखते हैं तो लोहे में जंग लग जाता है। तो होता है क्या, नमी का मतलब बच्चों वहां पे क्या है, आयरन, वाटर है और ऑक्सीजन है। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर यानी कि मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद बनाता है बच्चों हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रश कैसा होता है, ब्राउन कलर का। देखते हो बच्चों जो गाड़ी होती है, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है कैसा होता है, ब्राउन कलर का रश लग जाता है। जितने भी कार होते हैं बच्चों कहीं ना कहीं किससे मिलकर बनाए जाते हैं, आपके मेटल से मिलकर बनाए जाते हैं। आयरन का कोरोजन हो जाता है इसलिए खराब हो जाता है। आपने ये भी देखा होता है जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, ब्रिज भी आपके मेटल से मिलकर बना होते हैं। मेटल का जब कोरोजन होता है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, ब्रिज टूट जाती है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो लोहे को हमें जंग से लगने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आइए देखते हैं कि लोहे को हम लोग किस तरीके से जंग लगने से बचा सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, देखो आप जब साइकिल से स्कूल आते हैं तो क्या होता है, साइकिल की कुछ चैन होती है बच्चों, हाँ, चैन में ग्रीस लगाते हैं ना। ग्रीस इसलिए लगाते हैं, पहली बात तो लोहे का कोरोजन ना हो, दूसरा जो आपको साइकिल है वो फ्री चले। तो लोहे को जंग लगने से लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, पहली बात तो ये है पेंट करने से कोरोजन को बचाया जा सकता है, ऑयल लगाने से बचा सकता है और ग्रीस ना, इन तीनों मदद से लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, क्रोम प्लेटिंग होता है, एनोडाइजेशन होता है और एलॉय होता है। इतने सब चीजों से करके क्या करते हैं, लोहे को हम लोग जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बच्चों को समझते हैं कि गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजेशन, एलॉय ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो पहले हमें पढ़ना है बच्चों गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। मान लीजिए आपके पास कोई लोहे का कोई मेटल है, ठीक है, ये क्या है आपका आयरन का कोई मेटल है, और आप चाहते हैं बच्चों लोहे में जंग लगने से बचा रहे, तो आप क्या करना पड़ेगा, इस लोहे के ऊपर बच्चों आप क्या करो, एक कोटिंग कर दो। लोहे के ऊपर क्या लगा दो, एक कोटिंग, एक लेयर लगा दो। एक किसकी लेयर रहती है बच्चों, जिंक की लेयर। अगर आप आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो आयरन क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें जंग लगने से बचा रहेगा। जैसे होता है राजा, हाँ, राजा पर क्या होता है, अगर कोई हमला करेगा तो क्या होगा, सैनिक खड़े होते हैं ना। ऐसे ही बच्चों आयरन को ऑक्सीजन और वाटर इन पर हमला करने आएंगे, इनकी रशिंग करने के लिए आएंगे, जिंक क्या होगा, ये आपका सैनिक बन के खड़ा रहेगा। हाँ, कहता है मेरे होते हुए भैया राजा जी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जिंक क्या करता है, अपना एक तरीके से लेयर कोटिंग का काम करता है। तो जिंक जो
जिंक लगाने की वजह से लोहे में कोरोजन से बचा जा सकता है, क्योंकि जब कोरोजन होगा, जिंक का कोरोजन होगा, आयरन बचा रहेगा। तो वही कहता है कि जब किसी आयरन के जैसे आर्टिकल पर, आयरन ऑब्जेक्ट पर जिंक की कोटिंग करते हैं बच्चों, उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। ऐसे बच्चों एनोडाइजेशन क्या होता है? एनोडाइजेशन में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, वो किसका मेटल है? एल्युमिनियम का। जब एल्युमिनियम के मेटल पे बच्चों आप लोग कोटिंग करते हैं, किसी कोटिंग होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो जब एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है तो एल्युमिनियम जो मेटल होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एनोडाइजेशन। वही कह रहा है कि एल्युमिनियम मेटल पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बच्चों हम लोग कोटिंग करते हैं, उसकी थिक लेयर बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडाइजेशन। ऐसे ही तीसरा पॉइंट हुआ आपका क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है? कहता है आयरन और स्टील को ऊपर हम लोग क्या करेंगे? क्रोमियम की लेयर लगाएंगे। अगर मान लो कोई आयरन या स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप? क्रोमियम की लेयर लगा देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोम प्लेटिंग। जो आपके घरों में नल होता है, देखते होगे नल में जल्दी जंग नहीं लगता, क्योंकि नल में बच्चों क्रोमियम की लेयर लगाए रहते हैं, उसका क्रोम प्लेटिंग का प्रोसेस होता है। तो जो आयरन या स्टील पर क्रोमियम की लेयर लगती है उसे क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर होता है, उसे एनोडाइजेशन बोलते हैं। ऐसे बच्चों आयरन पर जब हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन का आपका डिफिनेशन आता है, एनोडाइजेशन का भी डिफिनेशन आता है, इसको अच्छे से लर्न किया रहेगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमें पढ़ना है बच्चों एलॉय क्या होता है? व्हाट इज एलॉय? देखो, जिस बर्तन में तुम खाना खाते हो बर्तन क्या है? एलॉय है। आप स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं ना, स्टील का बर्तन जो होता है बच्चों किससे मिलकर बनता है? आयरन प्लस कार्बन। तो आइए समझते हैं कि पहले एलॉय क्या होता है। कह रहे हैं कि मेटल और मेटल के मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं। दो तरह के मेटल या दो से ज्यादा मेटल को बच्चों जब हम मिला देते हैं तो उसके बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, या फिर एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। हाँ, आयरन आपका मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, और आयरन और कार्बन से बच्चों क्या बनता है? स्टील। तो स्टील क्या होता है? एक तरीके से एलॉय होता है। मेटल और मेटल के मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं। एलॉय से ज्यादातर बच्चों आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। आइए एग्जाम्पल को समझाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में 3 तरह के एलॉय दिया है। पहला है ब्रेस, दूसरा है ब्रॉन्ज, तीसरा है सोल्डर। 3 तरह के एलॉय होते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, ब्रेस किससे मिलकर बनता है? आप बोलेंगे कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टिन। सोल्डर किससे मिलकर बनता है? लीड और टिन। हाँ, तो एलॉय क्या होता है, इसे कौन किससे किससे मिलकर बनाया जाता है, तो इसे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, इसको भी अच्छे से लर्न किए रहिएगा। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक चीज रह गई थी बच्चों, वो है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? देखो, जब आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं, इनके मिक्सचर को, इनके सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वा रेजिया। आपको क्या लेना है? HCl को लेना है 3 और H2SO4 को लेना है 1:1 में। यानी अगर आप HCl को 3 ml लेंगे ना, तो H2SO4 कितना लेंगे? 1 ml। इनका जो सॉल्यूशन बनेगा बच्चों कैसा होता है? आपका एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया किस काम में आता है? ये बच्चों गोल्ड और प्लेटिनम, इतना भयंकर सॉल्यूशन बनता है। गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को क्या करता है? डिसॉल्व कर लेता है। इसके बारे में एनसीईआरटी में फैक्ट में दिया था, मैंने बता दिया। तो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को अगर आपको डिसॉल्व करना है किसी चीज में, तो कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का 3:1 में मिक्सर बनाएंगे, तो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। होप सो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनको एग्जाम देने में क्या हो? आसानी हो। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।